गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं आशीष गुलिया, आपका केमिस्ट्री टीचर। आज जो मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ, नेक्स्ट चैप्टर जो आप देख पा रहे होंगे, पीरियोडिसिटी यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, चैप्टर नंबर 5, 10th क्लास। इसके अंदर जो हम डिस्कस करेंगे वो 2013 से और 2019 के बीच में जो आपसे एनटीएससी वाले क्वेश्चंस डिस्कस किए गए हैं, पूछे गए हैं, आप जिनके लिए आपने पूरा साल लगा के मेहनत की, जिन बच्चों ने प्रिपरेशन की है, आज उन क्वेश्चंस को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। क्वेश्चंस को डिस्कस करने का कोई एक टारगेट नहीं है कि सिर्फ आप लोगों को आंसर प्रोवाइड कराने हैं या एक्सप्लेनेशन देना है। क्वेश्चंस को सोल्व कराने का, वीडियो बनाने का, ठीक है, और आप लोग तक ये लेक्चर पहुंचाने का सिर्फ जो लॉजिक यानी कि मोटो है जो हमारा, वो ये है कि आप लोग यानी कि जब हम बोर्ड लेवल पे पढ़ रहे हैं तो हमारा पैटर्न थोड़ा सा अलग होना चाहिए, और जब हम किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं तो हमारा पैटर्न बिल्कुल अलग होना चाहिए। मतलब जिस तरीके से आप एक थ्योरेटिकल क्वेश्चंस को लर्न करते हैं या एग्जाम पैटर्न पे क्वेश्चन को लर्न करते हैं, तो वहाँ पे हम देखते हैं कि सीबीएसई में या हमारे स्टेट बोर्ड के अंदर वो चैप्टर कितने % का वेटेज रखता है। इसमें लॉन्ग टाइम क्वेश्चन आपसे डिस्कस किए जाएंगे या आपसे शॉर्ट टाइम क्वेश्चन डिस्कस किए जाएंगे। हम दोनों क्वेश्चंस के पैटर्न को देख के हम अपना प्रिपरेशन करते हैं। जिसका वेटेज ज़्यादा होता है हम उसको टाइम ज़्यादा देते हैं, ज़्यादा बार रिवाइज करते हैं, ताकि हमारी एग्जाम के अंदर परफॉर्मेंस अच्छी रहे। बट यहाँ पे क्या होता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आपके लिए एक स्मार्ट ट्रिक बता रहा हूँ कि हमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम को कंडक्ट करने से पहले या उस एग्जाम के अंदर पार्टिसिपेट करने से पहले हमें भी थोड़ा सा स्मार्ट बनने की ज़रूरत है। क्योंकि जो हमारा सीबीएसई का पैटर्न होता है और जो हमारा एग्जामिनेशन यानी कि हमारा कंपटीशन का पैटर्न होता है, बोथ आर द डिफरेंट। दोनों रास्ते जैसे दो रास्ते अलग अलग होते हैं और उनकी डायरेक्शन भले ही सेम हो सकती है, एक ही दिशा में भले ही वो जा रहे हो, पर दोनों का जो लास्ट पॉइंट होगा वो डेफिनेटली क्या होगा, अलग होगा। वो एक नहीं हो सकता, ठीक है, बट उनकी दिशा एक हो सकती है। उसी प्रकार से जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उनके अंदर जो क्वेश्चंस आप पूछे जाते हैं, तो वो एग्जामिनर क्या करता है कि पर्टिकुलर एक टॉपिक पे फोकस किया जाता है, और जो टॉपिक ऐसा लगता है कि इंपॉर्टेंट है और हर किसी की ज़रूरत है। दूसरा, आप ये समझें कि जब एक टॉपिक पे डिस्कस किया जा रहा है, एक लेवल पे जाके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो वो टॉपिक उस स्टैंडर्ड पे डेफिनेटली बहुत ज़रूरतमंद आपका टॉपिक है। ये नहीं कि भाई उनका मूड बना और उन्होंने आपसे क्वेश्चन डिस्कस करना स्टार्ट कर दिया, या जब उन्होंने ये सोचा कि हाँ बच्चे को ये नहीं पता हुआ तो यही पूछना चाहिए। नहीं, वो एक साइकोलॉजिकल पैटर्न में पेपर को बनाया जाता है कि बच्चा, हर लेवल का बच्चा वहाँ एग्जाम में बैठता है, तो उसमें हर लेवल के क्वेश्चन रखे जाते हैं, इजी भी रखे जाते हैं, फिर एवरेज रखे जाते हैं, फिर कुछ हाई ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चन रखे जाते हैं। तो जैसे जैसे बच्चे की मेंटल लेवल होता है, उसका पोटेंशियल होता है, उसके अकॉर्डिंग वो उन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की हिम्मत कर पाता है। हमने जैसे फर्स्ट चैप्टर में देखा, तो क्योंकि उन्होंने जो क्वेश्चन डिस्कस किए थे तो किस लेवल पे किए थे, सिर्फ ऑक्सीडेशन यानी कि रिडॉक्स रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन डिस्कस किए थे कि भाई हाफ ऑक्सीडेशन या हाफ रिडक्शन पे या उसके बेस पे रिडॉक्स रिएक्शन पे क्वेश्चंस। मतलब पूरे चैप्टर में जो उसने डिस्कस किया हमसे, वो रिडॉक्स को लेकर डिस्कशन किया। फिर हम चैप्टर 3 पे आए, ठीक है, उसमें भी उन्होंने क्या किया, सिर्फ एक टॉपिक को लेके उन्होंने डिस्कस किया। फिर हम नेक्स्ट चैप्टर पे आए, कार्बन कंपाउंड पे। तो कार्बन कंपाउंड पे उसने क्या किया, सिर्फ एक टॉपिक को पकड़ा। कौन सा टॉपिक था वो आपने ऑलरेडी यदि लेक्चर देखा है या नहीं देखा है तो वहाँ पे हमने क्वेश्चंस ऑलरेडी कराए हैं, आप उस वीडियो के अंदर जाके देख सकते हो। वहाँ पे उसने सिर्फ आईपीसी नेमिंग, नॉमेनक्लेचर को लेकर डिस्कस किया, फंक्शनल ग्रुप को लेकर डिस्कस किया। फंक्शनल ग्रुप के साथ साथ उसने सेकेंडरी को, प्राइमरी को, नॉमेनक्लेचर को, आईपीसी नेमिंग को ही फोकस किया। चैप्टर बहुत बड़ा है, चैप्टर में और भी टॉपिक है, पर उसने डिस्कस नहीं किए। तो यदि हम थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करना चाहें और हम चाहे किसी कंप्यूटर एग्जाम में परफॉर्मेंस अपने निकाल सकते हैं, ठीक है। अब ये जैसे हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया है, तो इस चैप्टर के अंदर भी हम यही देखने वाले हैं कि एग्जामिनर का जो यानी कि जो आपसे एग्जाम पूछने, क्वेश्चंस पूछने वाला है, जो उसका फोकस है वो किस टाइप के क्वेश्चंस के ऊपर है, वो आपसे जो पूछना चाह रहा है वो आपसे क्या पूछना चाह रहा है। अब बात आती है बोर्ड लेवल पे, तो बोर्ड लेवल पे सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं। हम उस लेवल पे लास्ट प्रीवियस क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं, एनसीईआरटी क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं, कुछ एग्जाम्पलर हैं उनको डिस्कस करते हैं, साथ साथ हम डिस्कस करते हैं अपने जो इन टेक्स्ट क्वेश्चन होते हैं, सोल्ड एग्जाम्पल दिए होते हैं बुक में, वो सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं।
यदि इतना कोई बच्चा कर लेता है, सोल्ड एग्जाम्पल कर लेता है जो एनसीईआरटी में ऑलरेडी गिवन होते हैं, कहीं एक्स्ट्रा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। दूसरा, उसके साथ हम एनसीईआरटी वाले क्वेश्चंस कर लेते हैं, इंडेक्स वाले क्वेश्चन कर लेते हैं, लास्ट प्रीवियस के क्वेश्चन कर लेते हैं, और साथ में एनसीईआरटी एग्जाम प्लस के नाम से आप बुकलेट भी परचेज कर सकते हो, या साथ में आप ऑनलाइन बहुत सारे मटेरियल आपको प्रोवाइड हो जाएंगे, आप वो भी परचेज कर सकते हो, उसके बेस पे भी हम उन क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो सीबीएसई बोर्ड के लिए या किसी स्टेट बोर्ड के लिए इतना करना में भी सफिशिएंट रहेगा, उससे आगे आपको सोचने की जरूरत नहीं है। बस जरूरत है एक बार करने से परफॉर्मेंस नहीं बनेगी, वो उन चीज़ों को बार बार कंटिन्यू रखना पड़ेगा। हम क्या करते हैं, एक बार कंप्लीट कर लेते हैं, हमें लगता हो गया, अब हमें 100 मार्क्स मिलने चाहिए हर एग्जाम के अंदर। ऐसा पॉसिबल नहीं है। 100 मार्क्स के लिए तो 100 टाइम प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। ठीक है, अब बात करते हैं कम्पिटिटिव एग्जाम्स की। कम्पिटिटिव एग्जाम जैसे एनटीएससी है, ओलंपियाड है, और अदर काफ़ी एग्जाम्स पार्टिसिपेट होते हैं, चलते हैं। काफ़ी एनजीओ वगैरह हैं जो सोशल वर्क कर रही होती हैं, बच्चों को आगे उनके अंदर जो टैलेंट है उसको शो ऑफ करना चाह रही, दिखाना चाह रही लोगों को कि हाँ इस एज में बच्चा कुछ अच्छा डेफिनेटली कर सकता है। तो उसके लिए हमें स्मार्ट रिवीजन करने की ज़रूरत है। स्मार्ट रिवीजन में आप क्या करेंगे, चैप्टर फर्स्ट से रिडक्स और बैलेंसिंग को फोकस करें। चैप्टर सेकंड के बारे में आप मुझे कमेंट में बताएंगे, क्योंकि आदि आपने वीडियो लेक्चर देखा हो तो डेफिनेटली आपको पता होगा कि उसमें कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है। थर्ड चैप्टर में जब आप घुसने जाएंगे, थर्ड चैप्टर में आपके लिए इंपॉर्टेंट, मैंने अभी आपसे डिस्कस किया कि सिर्फ और सिर्फ वहाँ पे जो मेटल एनर्जी वाले चैप्टर में जो आपसे डिस्कस किया गया है वो आप ऑलरेडी मुझे दोबारा से कमेंट में बताएंगे। एंड फोर्थ, जब आपने कार्बन कंपाउंड को डिस्कस किया तो उसमें ऑलरेडी उसने डिस्कस किया फंक्शनल ग्रुप, नॉमेनक्लेचर, सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप, स्ट्रक्चर, और जो आपके पास फॉर्मूला होता है एल्कीन, एल्काइंस और एल्कीन्स का, और होमोलोगस सीरीज। ठीक है, इनको आप रिवीजन करेंगे। और उसके बाद जो कुछ जैसे एनटीएस वाले क्वेश्चन हम सीरीज करा रहे हैं, आप इन सीरीज की प्रैक्टिस करेंगे तो ऑलरेडी आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा कि हाँ हम कुछ अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे, और श्योरिटी बनती है कि हाँ हमारा जो स्कोर होगा वो डेफिनेटली काफ़ी बेस्ट होगा। और जब आप एक दो बार इस टाइप से रिवीजन कर लेते हैं तो ऑलरेडी आपका जो कॉन्फिडेंस है वो इंक्रीज कर जाता है, बढ़ जाता है। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं अपने क्वेश्चंस। तो हमारे जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है कि मेटलॉइड्स अमंग द फॉलोइंग, यानी कि इसमें से आपको कौन सी मेटलॉइड नजर आ रही है वो आप लोगों को बतानी है। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात कर लेता हूं। फर्स्ट, लिथियम। तो लिथियम आपको पता है दैट इज ए मेटल, और ये मेटल कौन सी है, दैट इज ए एल्कली मेटल, ALKALI, एल्कली मेटल्स। यू नो वेरी वेल। सल्फर, ऑक्सीजन के बाद सल्फर आता है, ठीक है, दैट इज ऑल्सो नॉन मेटल। ये आपके पास क्या है, नॉन मेटल्स। सोडियम, दैट इज ऑल्सो मेटल, कौन सी है, एल्कली मेटल्स। ठीक है, अब बचा कौन, सिलिकॉन। ठीक है, तो सिलिकॉन दैट इज ए राइट आंसर। ये क्वेश्चंस आपसे डिस्कस किया गया था 2017 और 18 के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास अच्छा है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट, आपको एक सेट बताना है, जैसे इसने सेट दिए हुए हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, सोडियम, पोटासियम, रोबेडियम, फॉस्फोरस, सिलिकॉन, क्लोरीन, एंड क्लोरीन, सिलिकॉन और जर्मेनियम। ठीक है, सेट ऑफ द एलिमेंट डोंट बिलोंग द सेम ग्रुप, जो सेम ग्रुप से बिलोंग नहीं करते उनका हमें बताना है। तो सबसे पहले बात आती है कि ग्रुप्स क्या होते हैं सर। ठीक है, तो ग्रुप्स वो होते हैं जब आप पीरियोडिक टेबल को, यानी कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को जब आप डिस्कस करते हैं टॉप से लेकर और बॉटम तक। ठीक है, टॉप टू बॉटम जब आप स्टडी करते हैं, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, ग्रुप्स। ठीक है, नोन एज ग्रुप। ठीक है, और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में नंबर ऑफ ग्रुप कितने हैं, 18। ठीक है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें नंबर ऑफ ग्रुप कितने होंगे, 18 ग्रुप्स वहां पे क्या हैं, प्रेजेंट हैं। ठीक है, तो हमें ये बताना है कि भाई ये उसी ग्रुप का एलिमेंट है या नहीं है। ठीक है, रिवाइज करने के लिए एक रिमेंबर पॉइंट आप लोगों को और बता देता हूं कि जब आप ऊपर से नीचे की तरफ चलते हैं, यानी कि टॉप टू बॉटम चलना आप स्टार्ट करते हैं, देन आपका साइज
एटॉमिक साइज इंक्रीज करता है क्योंकि वहां पे नंबर ऑफ पीरियड इंक्रीज कर रहे हैं और नंबर ऑफ सेल्स भी वहां पे क्या करती हैं, इंक्रीज करती है, यानी कि साइज बढ़ता है एटम्स का। यहां चलता हूं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ठीक है, ये एक ही ग्रुप के एलिमेंट हैं। कौन से ग्रुप के हैं? हैलोजन, ठीक है। ग्रुप नंबर 17, ये ग्रुप नंबर 17 के एलिमेंट हैं। सोडियम, पोटासियम, रोबिडियम, ये भी क्या है? एक सेम ग्रुप के एलिमेंट हैं। कौन से? ग्रुप नंबर फर्स्ट जो आपके पास 1 है उसके हैं, जिनको आप क्या किस नाम से जानते हो? एल्कली, ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये भी ऑलरेडी क्या है? सेम ग्रुप के एलिमेंट हैं, ठीक है। कार्बन फैमिली, कार्बन कहां से आता है? ग्रुप नंबर 14, ये जिसको आप किस नाम से जानते हो? कार्बन फैमिली। मेंबर, ठीक है। ये कौन सा है? ग्रुप नंबर 14। ग्रुप नंबर 13 किसका है? बोरॉन फैमिली मेंबर का, यानी कि बोरोन और एल्युमिनियम। अब ये बात कर रहा हूं, देखो सल्फर ये 16 का है, ये 17 ग्रुप का एलिमेंट है, ये ग्रुप नंबर 16, ये ग्रुप नंबर 17 और ये ग्रुप नंबर 15, ग्रुप नंबर 15 15 का एलिमेंट है। तो इससे मुझे पता चलता है कि ये वाला जो है वो आपका एक जो सेट है वो सेम ग्रुप से नहीं है, बाकी तीनों आपके पास क्या हैं? प्रॉपर्टीज को फॉलो करते हैं, ठीक है। होप शो कि आप लोगों को समझ में आया होगा। फिर भी किसी को डाउट है तो हमारे पास रेगुलर जो क्लासेस के हैं वो ग्रुप चल रहे हैं, व्हाट्सएप ग्रुप चल रहे हैं, आप वहाँ डिस्कस कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में डिस्कस कर सकते हैं, या हमारे पेज पे जाके, ठीक है, ऑलरेडी व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपके पास मिल जाएगा, वहाँ से आप हमारे ग्रुप्स को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। नोट कीजिए सबसे पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई हमारे पास कि विच ऑफ द फॉलोइंग, आपको क्या बताना है कि इसके अंदर जो पेयर्स आपके पास ऑफ एलिमेंट डज नॉट बिलोंग द सेम ग्रुप। हमें जो बताना है वो ये बताना है कि भाई ये सेम ग्रुप से, ये जो हमारा पेयर बन रहा है वो सेम ग्रुप से है या नहीं है। ग्रुप्स के बारे में मैंने ऑलरेडी आपको पहले बताया था कि जो टॉप टू बॉटम एक ही ग्रुप की प्रॉपर्टीज को फॉलो करें। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर आपके पास नंबर ऑफ ग्रुप 18 हैं, 18 के अंदर लगभग 118 एलिमेंट को डिवाइड किया गया है, उसमें 28 एलिमेंट को बाहर निकाला गया है जिसको आप एफब्लॉक एलिमेंट के नाम से जानते हो, ठीक है। उनको हम रेडियो एक्टिव एलिमेंट भी बोलते हैं और रेडियो एक्टिव एलिमेंट के बेस पे भी या उनका कॉन्ट्रैक्शन बेस पे भी हमको डिस्कस करते हैं। एफब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन या लेंथ नोड या एंटी नोड कॉन्ट्रैक्शन के नाम से भी हम उनको डिस्कस करते हैं। बट यहाँ पे आपको इतना डीपली सोचने की जरूरत नहीं है, बेसिक नॉलेज के लिए मैं आपको ऑलरेडी साथ साथ में हिंट दे रहा हूँ, बता रहा हूँ चीज़ें समझने के लिए। यहाँ पे है विच ऑफ द फॉलोइंग, आपको पेयर्स बताने हैं, फॉलोइंग द सेम ग्रुप के हैं या नहीं, जैसे क्लोरीन और ब्रोमियम, ठीक है, ये दोनों सेम ग्रुप के पेयर्स हैं। किस ग्रुप के हैं? तो ये ग्रुप नंबर 17 के हैं जिनको आप हैलोजन के नाम से जानते हैं। नाइट्रोजन एंड फास्फोरस ये भी सेम ग्रुप के एलिमेंट हैं, ठीक है, ग्रुप नंबर 15 के एलिमेंट हैं और जिनको आप क्या बोलते हो? नाइट्रोजन, नाइट्रोजन फैमिली मेंबर। ये दो एलिमेंट यहां नजर आ रहे हैं और दो एलिमेंट यहां नजर आ रहे हैं, तो ये बोरोन, एल्युमिनियम एंड सिलिकॉन, ठीक है, ये एक सेम ग्रुप के एलिमेंट हैं, ठीक है, जिनको आप क्या बोल सकते हो? ग्रुप नंबर 13 बोरोन फैमिली मेंबर, ठीक है। हाँ, ये दोनों अलग अलग हैं, सॉरी भाई, सॉरी सॉरी सॉरी, ये है अकेला ओनली बोरन फैमिली मेंबर वाला। ये दोनों सेम एल्कीन यानी कि ग्रुप नंबर 2 के एलिमेंट हैं।
ये एल्युमिनियम यानी कि बोरोन एल्युमिनियम ये एक ग्रुप का एलिमेंट है, और ये जो सिलिकॉन वाला है ये आपके पास अलग ग्रुप का एलिमेंट है। ठीक है भाई, तो ये आपके पास क्या होंगे, डिफरेंट ग्रुप के एलिमेंट यहाँ पे हमें शो ऑफ होंगे। ठीक है, तो इसका लास्ट आंसर हमारे पास क्या होगा, डी इज द लास्ट आंसर। नहीं, कंटिन्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास आता है भाई, वो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है कि द सेकंड हैलोजन एटम एंड द ग्रुप, जो आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बतानी है हमें। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर जो हम डिस्कस करने वाले हैं, कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन करना इलेक्ट्रॉन्स का, और ये बात कर रहा है ग्रुप की एज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एटम, यानी कि हैलोजन की सेकंड हैलोजन, मतलब कि सेकंड ग्रुप की बात कर रहा है। तो बोला उसकी कॉन्फ़िगरेशन कौन सी होगी, 2-8। सेकंड ग्रुप का मतलब है कि फर्स्ट में फ्लोरीन आता है और सेकंड में कौन आता है, क्लोरीन। सेकंड हैलोजन्स की फर्स्ट हैलोजन फ्लोरीन होगा, फर्स्ट हैलोजन फ्लोरीन, और सेकंड हैलोजन हमारे पास कौन सा होगा, क्लोरीन। तो हमें क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन बताना है। तो ऑलरेडी आपको पता है 2-7 ये तो फ्लोरीन का होगा, नहीं होगा। 2-8-7 ये दैट इज द राइट आंसर है, फिर भी आगे चेक कर लेते हैं। 2-8-5 ये क्लोरीन का है। 2-8-5 ये किसका है भाई, फॉस्फोरस का। तो ये मतलब ये हैलोजन ही नहीं है, सबसे बड़ी बात है, तो ये भी नहीं होगा। 2 और 5 ये नाइट्रोजन का है, तो ये भी हैलोजन नहीं होगा। तो यहाँ पे बी हमारे पास दैट इज ए राइट आंसर। ये आपके पास सेम, जैसे यहाँ पे बात करूँ मैं हैलोजन्स के बारे में, तो जैसे ये हमारे पास बोरॉन फैमिली मेंबर का एलिमेंट है, और सिलिकॉन जो मेरे पास है दैट इज ए कार्बन फैमिली मेंबर, यानी कि ग्रुप नंबर 14 का एलिमेंट है ये। और एल्युमिनियम ये ग्रुप नंबर 13 का एलिमेंट है, यानी कि बोरोन फैमिली मेंबर, जिसको आप क्या बोलेंगे, ग्रुप नंबर 13 का एलिमेंट। इसका ये आंसर रहेगा। एंड क्वेश्चन नंबर 4 जो आपने डिस्कस किया उसका हमारे पास जो आंसर रहेगा वो बी रहेगा। आपको जो एलिमेंट है, तो एलिमेंट के अंदर जो हमें स्टडी करना है वो इसी चीज को हमें फैक्टर करना है। देखो आंसर हमें जज करने की जरूरत नहीं पड़ रही कि इसका आंसर बी आएगा या इसका आंसर सी आएगा। हमें एक बात का ध्यान रखना है कि हमें जो फोकस करना है वो अपने क्वेश्चन पे फोकस करना है, और क्वेश्चन पे भी जो हमें फोकस करना है वो हमें एक चीज़ पे फोकस करना है कि इस क्वेश्चंस के पीछे जो हम आंसर टिक करने जा रहे हैं वो किसी कॉपी या बुक में लिखा हुआ नहीं, वहाँ पे आपके रीजन्स मैच करने चाहिए कि हमारे रीजन जो हमने चैप्टर के अंदर से पढ़ा था वो प्रॉपर्टीज इसके साथ मैच कर रही हैं या इसके साथ मैच नहीं कर रही हैं। जो प्रॉपर्टीज उसके साथ मैच करेंगी वो आपके लिए काफ़ी सुटेबल प्रॉपर्टीज होंगी, वो प्रॉपर्टी आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल प्रॉपर्टी होंगी, और उन्हीं प्रॉपर्टीज के बेस पे, ठीक है, आप अपने क्वेश्चंस को काफ़ी अच्छे से हैंडल कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे आपके लिए एक टिपिकल पोर्शन नहीं बनेगा, आपको चीज़ें रटनी नहीं पड़ेंगी। अब देखो ये क्वेश्चन है, आई डोंट नो किसी भी पब्लिकेशन में लिखा हो, और आई थिंक जितने पब्लिकेशन भी आते हैं सभी पब्लिकेशंस में लास्ट ईयर वाले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस बेस पे एक ऑलरेडी आपके पास कुछ क्वेश्चंस हर चैप्टर के दिए जाते हैं। ठीक है, तो हर पब्लिकेशन से आपने जो चीज़ें पढ़ रहे हैं, यानी कि अदर पब्लिकेशन आप प्रैक्टिस करते हैं, मोर देन पब्लिकेशन का आप यूज़ करते हैं, आई थिंक मुझे नहीं लगता कि आपको ज़रूरत है सेल्फ स्टडी की, खुद को टाइम देने की। जितना ज़्यादा खुद को टाइम दोगे आपकी सक्सेसमेंट उतनी ही जल्दी आपके पास होगी। एंड ये आपके 2 क्वेश्चंस और मैंने करवाए हैं, और इन 2 क्वेश्चन के आंसर इसका डी रहेगा और इसका आपके पास बी रहेगा। यानी कि जब आपने नॉलेज गेन की है उन प्रॉपर्टीज़ को आप आंसर के साथ मैच करके देखेंगे तो ऑलरेडी आपका आंसर सेट हो जाएगा। आपको जज करने की जरूरत नहीं है कि इसका ए आएगा या बी आएगा, आपको सिर्फ
जो आपने सीखा है वो आपके ऑप्शंस के साथ मैच कराना है कि हाँ मैंने ये पढ़ा था, जो आपने पढ़ा था वो ये भी पता चल जाएगा आप ठीक पढ़ा था या आपने उसको गलत पढ़ा हुआ है, वो चीज़ें भी ऑलरेडी आपके पास होंगी। सो नोट करेंगे विद रीजंस, फिर हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई हमारे पास आता है कि विच वन ऑफ दीज ग्रुप ऑफ एलिमेंट इज ऑल्सो कॉल्ड हैलोजन फैमिली मेंबर। ठीक है, तो जैसे हमने चैप्टर को डिस्कस करना स्टार्ट किया और उसके अंदर आपके पास आता है कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल वाला कॉन्सेप्ट, जो कि हमने जब डिस्कस किया तो उसमें हमने ऑलरेडी पढ़ा था कि फर्स्ट ग्रुप को एल्किन बोलते हैं, सेकंड वाले को अर्थ एल्किन बोलते हैं, 3 से 12 ट्रांजेक्शन यानी कि जिनको डी ब्लॉक एलिमेंट के नाम से जाना जाता है, स्कैंडियम से लेकर और जिंक तक के एलिमेंट को। ग्रुप नंबर 13 जिसको बोरन फैमिली मेंबर के नाम से जानते हो, ग्रुप नंबर 13 बोरन फैमिली मेंबर, ग्रुप नंबर 14 कार्बन फैमिली मेंबर, ग्रुप 15 जो आपके पास है वो नाइट्रोजन फैमिली मेंबर, ग्रुप 16 ऑक्सीजन फैमिली मेंबर एंड ग्रुप 17 हैलोजन फैमिली मेंबर। मतलब कि आपके पास देखो इसने पूछा ग्रुप 16 यानी कि ऑक्सीजन, ग्रुप 17 हैलोजन, ग्रुप 10 डी ब्लॉक यानी कि ट्रांजैक्शन मेटल्स। ठीक है, या हम जिंक ट्रांजैक्शन फैमिली मेंबर, क्योंकि ग्रुप 12 होगा जिंक वाला। ग्रुप 18 नोबल गैसेस। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या पूछा है इसने, हैलोजन फैमिली मेंबर। अब हैलोजन किसके पीछे लिखा हुआ है, डी ब्लॉक, क्योंकि 3 से 12 डी के अंदर आता ट्रांजैक्शन फैमिली मेंबर्स। ठीक है, अब बात की हमने हैलोजन्स फैमिली की। हैलोजन फैमिली कौन सा होता है भाई, हैलोजन फैमिली कहाँ लिखा हुआ है, आपको दूर से नजर आ रहा होगा ये लिखा हुआ, तो ये जो होगा आपके पास दैट इज ए राइट आंसर। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन में आता है कि देयर आर पीरियड्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल 7, 18, 9, 12। अब देखो 9 और 12 ये चीजें डिस्कस की थी मेंडलीव ने। ठीक है, उसके अंदर जो ये दोनों प्रॉपर्टीज थी, ये और ये फॉलो करता है मेंडलीव, मतलब बोहर मॉडल फॉलो नहीं करता। बोहर के अंदर 18 ग्रुप हैं और 7 पीरियड्स। ठीक है, अब आप अपने आप जानते हो कि भाई हमारे पास जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में जब मैंने आपसे डिस्कस किया था तो मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि आपके पास 7 नंबर ऑफ पीरियड हैं और 18 नंबर ऑफ ग्रुप्स आपके पास यहाँ पे वेरी करते हैं। तो इसने नंबर ऑफ पीरियड पूछे हैं, तो नंबर ऑफ पीरियड कितने होंगे भाई आपके पास 7 पीरियड होंगे। नंबर ऑफ ग्रुप पूछता तो हमारा ऑप्शन बी हो जाता, क्योंकि 18 ग्रुप उसके अंदर प्रेजेंट है। तो ये 2 क्वेश्चंस और आपके लिए हैं। ठीक है, डाउट रहता है तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप किसी बच्चे को नहीं मिल रहे हैं तो हमारे पेज पे जाके वहाँ से लिंक ऑलरेडी व्हाट्सएप ग्रुप का वहाँ पे है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो। थर्ड, आपके पास किसी को लगता है कि आप कमेंट सेक्शन में भी आप डाल सकते हो, किसी अपने नंबर को व्हाट्सएप में ऐड करना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में अपना नंबर आप ऑलरेडी कमेंट कर सकते हो। एंड नेक्स्ट जो आपके पास चीज़ें ये हैं कि यहाँ पे आपको खुद पता चल रहा होगा कि किसी का ना तो आपको आंसर पीछे से देख के क्वेश्चन सोल्व करने की जरूरत है, ना किसी क्वेश्चंस में आप लोगों को ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत है। बस कंटेंट अच्छे से रेडी होना चाहिए, आंसर आपके पास अपने आप निकल के आ जाएगा। ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव, एक्सप्लेनेशन मैटर नहीं करता। एक्सप्लेनेशन मैटर सिर्फ वहाँ करता है जहाँ हमारे नॉलेज की कमी, यानी कि जब आप सीखना चाहते हैं एक्सप्लेनेशन की जरूरत आपको वहाँ पड़ती है, और जब आप क्वेश्चन करना चाहते हैं तो वहाँ उसको यूटिलाइज करने की जरूरत होती है, ना कि सीखने की जरूरत होती है। ये क्वेश्चंस आपसे एनटीएससी मतलब ज़्यादा 2011 और 12 में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अब तक हमने जितने क्वेश्चन यानी कि 13-14 वाले कर चुके, 15-16 वाले कर चुके, 17-18 और 17-18 वाले और 11-12 वाले अभी चल रहे हैं। ठीक है, इससे पहले 17-18 वाले मैं कुछ क्वेश्चंस करा चुका हूँ। तो अब तक के क्वेश्चंस में जो मुझे देखो 2011-12 में और 2013-14 में जो इसने क्वेश्चन डिस्कस किए हैं वो सारे क्वेश्चन सिर्फ एक से हैं, ना ऑक्टा रूल से हैं, ना मेंडलीव पीरियोडिक टेबल से हैं, सिर्फ और सिर्फ ये डिस्कस कर रहे हैं।
तो ये डिस्कस कर रहे हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को। और आज जो हमारे एनटीएससी वाले सीरीज हैं वो ऑलरेडी मोस्टली यहाँ पे जो क्वेश्चंस वाले हैं वो कंप्लीट हो जाएगी। और अभी हम 10th क्लास वाले बच्चों के लिए जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो नेक्स्ट हमारी जो सीरीज होगी वो हमारी एग्जाम्पलर सीरीज होगी, मतलब एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स सीरीज को हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नेक्स्ट सीरीज के लिए। केमिस्ट्री का जो पोर्शन है हमारा यहाँ पे लगभग कंप्लीट होने की है। और इसके साथ जो एनटीएससी से रिलेटेड है कुछ चैप्टर्स हमारे पास हैं, हम वो भी स्टार्ट करेंगे। एंड देन उसके बाद हम जो पैकेजेस हमारे पास होते हैं, ठीक है, लाइक आकाश, फिटजी, बंसल, तो वो पैकेजेस आपको ऑलरेडी इसी चैनल पे आप लोगों को मिल जाएंगे डिस्कस करने के लिए, पढ़ने के लिए। तो कंटिन्यू रखें अपनी स्टडी को और एक अच्छी हैबिट के साथ अपने आप को मेंटेन रखें, नोट कीजिए।